खूबसूरती होती है उतनी ही तन की खूबसूरती भी जरूरी है। और आजकल की जो अपना समय है, कॉमर्शलाइज का समय है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जब भी बात आती है सबसे पहले चेहरा ही देखा जाता है, और सुंदर चेहरा, आकर्षक चेहरा सबको पसंद आता है। और जिस समय इसीलिए शायद स्किन केयर का जो जरूरत है वो बढ़ गई है, कॉस्मेटिक सर्जरी का भी। हम लोग के समय का गाना है, तेरे चेहरे में वो जादू है बिंडोर खिंचा जाता, हमारे युवा अवस्था का। बिल्कुल बिल्कुल। बिना चेहरा मतलब चेहरे पे फिल्मी गाने भी बहुत बने हैं, मतलब ये बहुत तेरे चेहरे में ये जादू है बिंडोर खिंचा आता हूँ। मतलब चेहरे पे बहुत फोकस किया गया था एक जमाने में, चेहरे में मतलब बहुत ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में फोकस किया गया। चेहरे गंभीर सर जी भी ड्राइव करते हुए आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार शैलेश भैया, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और सर कहाँ से आ रहे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। हमारे मंच में जितने मैं अभी रिम्स से आ रहा हूँ। असल में पीजी इंस्पेक्शन चल रहे हैं। खुशखबरी बता दूं आप लोगों को, अभी तक रिम्स में 11 सब्जेक्ट में मैंने पीजी कोर्स के लिए एनएमसी से परमिशन मांगी है। उसमें से 5 जो वो हैं उनके इंस्पेक्शन हुए हैं अभी इन विषम परिस्थितियों में भी, और बाकी के जो 6 रह गए हैं वो भी चलिए डॉक्टर साहब सर्जरी का ऑलरेडी करवा जी। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है डॉक्टर साहब। तब तक हम लोग इधर का कार्यक्रम चालू करते हैं। हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर अजीत कुमार आ चुके हैं। हम अपने चौपाल के मंच से हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गंभीर सिंह जी और सहयोगी डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी के साथ मैं डॉक्टर अजीत जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं उस मंच पे। स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत सर आपका। आपने हमें इस पे आमंत्रित किया कि मैं सबको, तो जितने भी हमारे अग्रज और हमारे फ्रेटर्निटी से जुड़े जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, एमडी डर्मेटोलॉजी। गंभीर सर से मैं मिला था सर के अस्पताल पे 1-1.5 साल पहले प्रकाश राठौर जी के माध्यम से। और जीत मेरे को याद है, बिल्कुल बिल्कुल याद है जीत मेरे को। हाँ सर, और नरेंद्र सर के इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आपसे सर दोबारा मिला, मुझे बहुत खुशी है। चलो अच्छी बात है। जो भी कभी कभार ऐसा रहता है, मिलने के कई सारे संयोग रहते हैं, उसी में से एक हमारा ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इसमें आप आए, आपका स्वागत है और अच्छा लगा आपको देख के अजीत। हाँ सर, धन्यवाद सर। तो डॉक्टर अजीत, आपके आने के पहले मैं और डॉक्टर शैलेश अपने पुराने समय को याद कर रहे थे कि हम लोग के पुराने समय में एक बड़ा गाना बजता था कि तेरे चेहरे में वो जादू है बिंडोर खींचे आते। तो चेहरे की बात होती है और सबको सुंदर चेहरा, सबको आकर्षक चेहरा सबको आकर्षित करता है अपनी ओर। तो बॉलीवुड में जहाँ चेहरे को बड़ा महत्व दिया गया, वहीं पे बॉलीवुड में मानसून के बरसते पानी का, सावन का भी बड़ा महत्व है। और सावन पे भी बहुत सारे गाने प्रेमी और प्रेमिका के दृष्टि में फैलाए गए हैं, लेकिन फिल बॉलीवुड तक तो अच्छे लगे, लेकिन जब उसी गाने के धुन पे हम पानी में भीगने की कोशिश करते हैं तो हमारे चेहरे में कुछ परेशानियां चालू हो जाती है, पिंपल्स निकलने चालू हो जाते हैं और साथ में कई भी प्रकार की खुजली महसूस होने लगती है। तो हम और हमारे लोग ये कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, और हम अपने बच्चों को अब कहते हैं कि पानी में भीगना नहीं, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। और खास करके डार्क स्किन में जो बीमारियां हैं वो आपको ग्रसित करेंगी, आपको परेशान करती रहेंगी। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे हम यही चर्चा करना चाहेंगे कि मानसून का मौसम जहां सुखदायी होता है, जहां गर्मी की तपन के पश्चात हमें शीतलता मिलती है, चारों तरफ की हरियाली
हमें बाहर निकलने को आकर्षित करती है, मजबूर करती है। पानी में भीगना हर किसी को अच्छा लगता है, जूते से रोड के पानी को उछालना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चमड़ी, त्वचा, ये स्किन हमारी सुंदरता में कमी ना आ जाए, मजबूर कर देती है, हमें उस बचपन की यादों को, उस जवानी की अल्लड़ता को रोक देती है। तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि बरसात में ये जो हम खेलना चाहते हैं, जो कूदना चाहते हैं, जो अपने बचपन को और युवावस्था को याद करना चाहते हैं, तो उससे हम अपनी त्वचा को कैसे बचा के रखें, कैसे सहेज के रखें, ताकि हम बरसात का भी मजा ले सकें। सर आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, और जब आप ये सब बातें बता रहे थे तो मुझे भी सर अपने बचपन के दिन याद आ गए। जब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सर पढ़ते थे, तो शाम के समय सर जब बारिश होती थी तो बाइक उठाए और हाफ पैंट पहने, टी शर्ट पहने, 10-20 रुपए चेंज रखे चाय पीने के लिए, और फिर चल देते थे सर घूमने। तो मुझे लगता है सर कि बारिश के मौसम में भीगने से सर तकलीफ नहीं है, अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो सर भीगना तो चाहिए। जब तो सारी दुनिया आनंद ले रही है मानसून का और बरसात का, तो सर मेरे हिसाब से तो सर भीगने से अगर हम कुछ परहेज करें तो सर भीगने से, इस सुख से तो सब किसी को वंचित नहीं करना चाहिए, या किसी को मना नहीं करना चाहिए कि हमें नहीं भीगना चाहिए। ये आनंद सर हम सबको लेना चाहिए। और सर चूंकि जो सर सावन का महीना होता है, उससे जस्ट पहले जो भीषण गर्मी रहती है, जो कहते हैं जेठ आषाढ़ का जो महीना रहता है सर, इस समय क्योंकि सर ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, और इस कारण से शरीर में सर जो हमारी श्वेत ग्रंथियां हैं जिनसे पसीने निकलते हैं, तो उनके ब्लॉक होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो सर हमें अभी बरसात में होने वाली जो बीमारियां होती हैं, या जो स्पेशली जो कह रहे हैं कि हम सीजन या मौसम के कारण होती है, तो उन सब चीजों से हम बच सकते हैं। इस समय सर जो मेनली हम आजकल देख रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं बरसात में या इस मौसम में। अब तो सर सारे ही मौसमों में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली विशेषकर सर बरसात के मौसम में सर फंगल इन्फेक्शन से अत्यधिक लोग पीड़ित हैं। और सर केवल मतलब हर वर्ग के, हर उम्र के और हर समाज के लोग सर इससे पीड़ित हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते केवल गांव के लोग हैं, गांव शहर चाहे किसी भी काम, हाउस होल्ड वाइफ से लेके बच्चों से लेके सर छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, 1-1, 2-2 महीने के बच्चे, उनको भी सर फंगल इन्फेक्शन रह रहा है। तो सर इस समय तो फंगल इन्फेक्शन सर एक काफी कह सकते हैं कि मतलब महामारी का ही रूप है सर। हर घर में 1 या 2 व्यक्ति सर इससे प्रभावित है। और चूंकि सर ये इस मौसम में इसका विस्तार या इसका स्प्रेड ज्यादा होता है, तो इसमें सर कुछ बातें मैं स्पेशली जैसे चेहरे की भी बात करूंगा, क्योंकि उसके बिना तो मतलब वो तो फेस मतलब हमारे मतलब बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट है सर। स्किन मतलब फेस से ही वो है, तो फेस चेहरे के बारे में बताएंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस समय सर फंगल इन्फेक्शन के बारे में मैं अपने श्रोता लोगों को उसके बारे में बताऊंगा कि क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, या ये बीमारी में फंगल इन्फेक्शन में क्या दिक्कतें हो रही हैं। आखिरकार क्यों आज से 10 साल 15 साल पहले हमारे जो टीचर हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, वो कहते हैं कि हम तो बरसात के अलावा और किसी मौसम में देखते ही नहीं थे, हम बच्चों में बीमारी देखते ही नहीं थे। वो कहते थे कि टीनिया फेशियाई मतलब अगर चेहरे का इन्वॉल्वमेंट है ये तो हम रेयर देखते थे। और सर आज के डेट में ऐसी स्थिति है कि सर हम अगर 10 ओपीडी देख रहे हैं या मतलब परसेंटेज वाइज देखते हैं तो सर 40 से 50 या सर और ज्यादा 60-70% पेशेंट सर इस समय हमें फंगल इन्फेक्शन के मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर कुछ चीजें चेंज हुई हैं जिसके कारण, या तो हम मतलब क्या चीजें चेंज हुई है सर मैं उन पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि क्यों ये दिक्कतें बढ़ गई, क्यों ये परेशानियां बढ़ गई कि आज के डेट में हम फंगल इन्फेक्शन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। दूसरा सर इस मौसम में चेहरे पे भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन रहता है। बारिश के तुरंत बाद या नेक्स्ट डे अगर धूप निकलती है तो बहुत ह्यूमिड कंडीशन रहती है, जिसके कारण सर चेहरे पे यंग जो बच्चे रहते हैं, बच्चियां हैं, उनके चेहरे पे मुहासे, पिंपल्स, दाग, धब्बे, ये सब चीजें भी सर बहुत ही मतलब कॉमन रूप से बच्चों में पाई जाती है। तो सर ये 2 चीजों पे मेन फोकस रहेगा। और तीसरा जो सर कि इस मौसम में कभी कभी ऐसा होता है कि धूप हम
ज्यादा अच्छी लग रही है, हम चले गए, ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं लिए, तो सर झाइयाँ या छाइयाँ भी इस मौसम में थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो सर सबसे पहले मैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करूंगा। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा फंगल इन्फेक्शन इस मौसम में ज्यादा देखा जाता है, खास करके ये जो महीना अब आज से चालू हो गया 2 दिन पहले से, आषाढ़ का महीना, गर्मी के बाद और पूर्णतः बारिश आने के पहले जो महीना है हमारे हिंदू में आषाढ़ बोला जाता है। आषाढ़ का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें ना तो गर्मी पड़ती है और ना ही शीतलता रहती है। बरसात का मौसम ऐसा है कि एक दिन पानी गिरा, सेकंड डे तेज धूप हो जाएगी, और वो धूप जो होती है वो असहनीय होती है, हमारा पसीना सूख नहीं पाता, हमारे कपड़े भी नहीं सूख पाते। तो इस कंडीशन में शरीर के कई जगहों में, खास करके बाजू के हिस्से हैं, यहाँ पे जो रहता है, इचिंग काफी ज्यादा चालू होती है, लोगों को खुजलाने का बहुत इच्छा रहती है, और ऐसा देखा जाए कि मतलब खुजलाहट ज्यादा रहती है शरीर के कई भागों में। तो क्या ये सारी चीजें बैक्टीरियल है या फंगल इन्फेक्शन में ही आती है? सर जो इस मौसम में रहता है, जो कि काफी दिनों तक रहता है, और खुजली के साथ अगर हमें कोई भी दिक्कत इस तरह की महसूस हो रही है कि लालपन आ रहा है, या चमड़ी में पपड़ी सी बन रही है सफेद, या रिंग स्ट्रक्चर, सर इसको पहचानना बहुत ही आसान रहता है। रिंग गोला गोला बिल्कुल दिखाई देता है, लाल क्या बोलते हैं अपने गाँव का, चकत्ता बोलते हैं उसको, जो लाल चकत्ता बोलते हैं, चकत्ता टाइप का पड़ता है। हाँ। सर कॉमन लैंग्वेज में जोकिच, धोबिच, ये भी नाम दिए हुए हैं, क्योंकि पहले उन लोगों में ही ज्यादा पाए जाते थे जो पानी में ही ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन सर अभी क्या है कि हमारा सर पहनावा बहुत बदल गया है। हम लोग सर धोती पहनने वाले लोग थे, और हम आ गए हैं जीन्स पहनने वाले इस समय। धोती से सर पैजामा से पतलून से और टाइट फिटिंग, और उसके बाद जीन्स। तो सर ये कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब मेजर फैक्टर है, मतलब जो हम कहें कि जो हमारा चेंज हुआ है कि हर मौसम में सर मिलता है। फंगल इन्फेक्शन भले इस सीजन में अभी जुलाई या मई जून से लेके अक्टूबर तक ज्यादा रहता है, लेकिन अगर सर इक्का दुक्का पेशेंट्स हमारे पास आते रहते हैं ठंड के मौसम में भी, क्योंकि वो पूरी तरह से सही नहीं हुए रहते हैं। तो सर जो हमारा पहनावा है, वो हमारा जो सर मौसम है, हमारे यहाँ सर मार्च से लेके, और छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो सर यहाँ तो फरवरी एंड से लेके और नवंबर जब तक सर शुरू होता है तब तक हम मान ले तो गर्मी का मौसम रहता ही है। और मई जून से लेके सर अभी जैसे जून खत्म, जो आप कह रहे थे कि ज्येष्ठ हो गया या आषाढ़ हो गया, तो ज्येष्ठ के बाद से ही ह्यूमिडिटी और गर्मी शुरू हो जाती है। तो इसके कारण सर पसीना सूखता नहीं है। और अब फैशन के दौर में अब मैं भी पहनता हूँ जीन्स, लेकिन अब मैं धीरे धीरे जीन्स पहनना छोड़ रहा हूँ, और लोगों को भी, जितने हमारे साथ आते हैं, जितने मरीज आते हैं, मरीज के साथ के लोगों को मैं बोलता हूँ कि जीन्स पैंट मत पहनो, इसको धो बंद करो ताले में, और इसको नवंबर से लेके फरवरी तक ही पहनो। क्योंकि सर कैसा भी कपड़ा हो, जीन्स का मतलब सर वो बहुत ही मोटा कपड़ा हो गया है, जिससे कि काफी पसीना आएगा, काफी तकलीफ रहेगी। और सर क्या है कि आज के डेट में युवा वर्ग सर 80%, क्या मैं कहता हूँ सर 90% लोग हैं जो जीन्स पहनते हैं। अगर किसी फॉर्मल नहीं पहनना है, किसी ऐसे मतलब जहाँ पे कि ऑब्लिगेशन नहीं है, जहाँ पे ऐसा नियम नहीं है कि आप जीन्स नहीं पहन के आ सकते, तो वहाँ लोग जीन्स ही पहन के जाते हैं। तो हाँ, मतलब पहले याद है डॉक्टर साहब, हम लोग जीन्स जो है वो सफर करते तब पहनते थे, कहीं रास्ते में जाना है जीन्स पहनते थे, और पार्टी वगैरह में जाता तो हम लोग अपना फॉर्मल कपड़ा निकालते थे कि यार फॉर्मल पैंट निकाल लो, शर्ट पहन लो। लेकिन अब तो शादी और फंक्शन में भी जाना है तो हम लोग जीन्स पहन के जाने लगे अब। तो सर ये पहनावा का असर है। सर जीन्स की शुरुआत हुई थी ठंडे प्रदेशों में कि ठंड से बचाएगा, मजदूर लोग पहनते थे कि मोटा है तो घिसेगा नहीं। जी बिल्कुल। और तो ये सर बहुत ही ज्यादा। दूसरी चीज क्या है कि जो सर हम कपड़ा पहन रहे हैं आजकल, सिंथेटिक वाले कपड़े भी सर बहुत ज्यादा रहते हैं। लोअर भी लोग पहन रहे हैं, तो पता चला हम तो सर लोअर पहने, लेकिन वो सर सिंथेटिक कपड़ा है, तो वो पसीना सोखेगा नहीं और वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो सर अगर हम ये लाइफ स्टाइल, जो मेरे को लगता है कि जो मेन पार्ट है सबसे ज्यादा जरूरी, अगर हम लाइफस्टाइल सर अगर चेंज कर लें तो हम बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन में कहते हैं कि डिजीज होने से पहले हम उन चीजों को बचा सकते हैं। जी सर। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा वो है सर कि लोगों का सर एक स्पेशलिस्ट या जो कि उस बीमारी का जानकार है उससे दवा नहीं कराना। जैसे हमारे यहाँ आदत है कि ओवर द काउंटर सर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब पहला घर के बाजू में किसी से पूछेंगे, किसी आंटी से पूछेंगे, किसी भैया से पूछेंगे भाई क्या दवा लगा लें।
लेकिन सर घर बनाते समय हमसे थोड़े पूछते हैं कौन सी ईंट लगाएंगे। बिल्कुल तो मेरा ये कहना है कि सर लोग अपने स्किन को लेके या अपने शरीर को लेके उतने जागरूक नहीं है, वो जागरूकता भी लोगों में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि जब हम अब छोटी छोटी चीज के लिए सर हम गाड़ी खराब हुई तो सर हम मैकेनिक से ही तो पूछते हैं, या फिर हमें कुछ पूछना तो नहीं, हम उससे स्पेशलिस्ट से पूछे, उसको ज्यादा पता होगा। लेकिन ठीक है, तो डॉक्टर साहब अभी अपन बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन की, तो वो इस मौसम में खास करके मैंने रेनी सीजन की बात कर रहा हूँ, और ये आषाढ़ और सावन का जो महीना होगा, स्पेशली मानसून का जो महीना रहता है, तो इस महीने में जो फंगल इन्फेक्शन हो शरीर के अन्य भी, चेहरे को छोड़ के, पर चेहरे पे तो हम फिर बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग बैठे हैं चेहरे के लिए ही बैठे होंगे, तो तो हम बात करेंगे उसके लिए चेहरे की फिर से। लेकिन सर बाकी हिस्से में जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, अगर हो गया है तो हम क्या करें, और ना होने के पहले भी प्रिकॉशन होना चाहिए, ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब बारिश का मौसम चालू हो रहा है। सर पहली चीज तो ये सर मैं इसी चीज से शुरू किया हूँ कि ना हुआ हो तो मतलब प्रिवेंटिव से शुरू करेंगे, फिर ट्रीटमेंट पार्ट पे जाएंगे। सर सबसे पहले कि जब भी हमें पहनावा अपना, जैसे मैंने बताया सर, ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। दूसरा सर सूखे कपड़े पहनने हैं। कई बार बरसात का मौसम होता है, कपड़े अंडरगारमेंट्स नहीं सूख पाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि सर उसको गीला है चलो पहन लो, तो सर वैसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही फंगस को नमी वाला इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो वहाँ ग्रो करेगा, और फंगस सर इन्वायरमेंट में है ही, उसको जहां भी बॉडी पार्ट्स में मिला। तो सर एक पॉइंट ये हो गया। सर दूसरा पॉइंट जो सर सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जो हम अपने अंडरगारमेंट्स हैं सर उनको धूप में सुखाएं। कई बार क्या होता है कि हम छाया में सुखा रहे हैं, वो अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, या अगर उसमें नमी रह गई तो सर वो स्पोर्स उगेंगे, तो सर वो एक चीज का ध्यान रखना है। तीसरा चीज है कि अगर हम कभी गीले हो गए, सर बारिश में भीग भी गए, तो कई बार ये होता है कि सर हम उसी कपड़े को पहने हुए घूम रहे हैं, तो हमें सर वो चेंज कर लेना है। तुरंत अपने शरीर को एक शावर ले लें, सुखाएं, और फिर उसके बाद फिर सर जो भी है नेक्स्ट कपड़े जो है उनको पहने। सर मैं यहाँ पे आपने कपड़े सुखाने के बाद की, एक तो मौसम बरसात का आएगा, धूप कम निकलेगी, तो पूरे सूखते नहीं कपड़े। अब मुझे एक बात याद आ रही है, मैं एक बार कहीं बाहर एक अच्छे होटल में रुका हुआ था, वहीं पे मेरे यहाँ मार्केटिंग के एक एग्जीक्यूटिव रुके हुए थे, बरसात का काफी मौसम था, तो मैंने उनसे जिक्र किया, यार आप जब आते हो तो अंडरगारमेंट क्या बहुत सारे लेकर के आते हो कि कपड़े तो सूखते नहीं है। तो उन्होंने एक चीज बताई थी, बोले यार हम तो उसको धोने के बाद हमें 3-4 जो अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर आते हैं उसमें निचोड़ते जाते हैं, उसकी पूरी सूख जाती है, फिर पंखे में सुखा लेते हैं और हमारा यूज हो जाता है। तो क्या ये फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाएगा? सर अगर नमी रही तो बढ़ सकता है। अगर ऐसे कंडीशन में सर नहीं सूखता है तो हम उल्टा करके आयरन भी कर सकते हैं सर, जिससे कि जो नमी है वो निकल जाए। तो सर ये हेल्पफुल रहेगा कि नमी ना रहे। मतलब कपड़ा अगर बराबर नहीं सूखा है, कुल मिला के उसकी नमी निकालना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप आयरन का उपयोग कर सकते हैं और उसकी नमी निकल जानी चाहिए, क्योंकि धूप तो मिलेगी नहीं। कई लोग फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में धूप तो गर्मी के दिनों में नहीं आती है साहब, तो अभी बरसात के दिनों में कहाँ मिलेगी। तो कुल मिलाकर के हम आयरन का उपयोग करें। थैंक यू डॉक्टर जी, थैंक यू। और सर जो नेक्स्ट है कि अगर हो गया सर, ये तो हो गया कि क्या पार्ट हम करें। सर दूसरे नाखून छोटे रखने हैं, क्योंकि हम खुजली करेंगे तो दूसरे पार्ट्स में भी फैलेंगे, नाखूनों में इन्फेक्शन जमा होने का चांस रहेगा। सर जो थर्ड, अब अगर सर हो गया इन्फेक्शन तो हम सर ओवर द काउंटर दवाएं ना लें, क्योंकि कई सारी सर कॉम्बिनेशन क्रीम्स जनरली सर ओवर द काउंटर अवेलेबल है। जैसे हम कहीं भी बाहर किसी भी केमिस्ट से बोलें कि यार हमें फंगल इन्फेक्शन वाली दवा दें, तो सर वो ना बहुत ही पोटेंट स्टेरॉइड मिक्स्ड रहते हैं। तो वो सर जो स्टेरॉइड क्रीम्स हैं वो सर ऐसा समझे कि फंगस के लिए खाद पानी का काम करती है, मतलब वो फंगस के ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो इमीडिएट तो सर इन्फ्लेमेशन कम करता है वहां पे, इसलिए आराम तो हो जाता है, लेकिन जब दोबारा होता है तो वो और डबल या ट्रिपल उससे होता है। तो उस कंडीशन में हमें सर ये ध्यान देना है कि हम कोई भी ओवर द काउंटर दवाएं ना लें। सर तीसरी क्या है सर कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो पूरी तरह क्योर होने में कम से कम सर 4 से 6 हफ्ते का समय लगता है मिनिमम। तो सर उसका फंगस का जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा स्लो है कि स्पोर फॉर्म में रहेगा। तो अगर कम्प्लीटली हम क्योर ना लें या कंप्लीट ट्रीटमेंट ना लें, कई बार क्या होता है सर कि पेशेंट्स को हमने दवा दी कि 14 दिन बाद आके दिखाना, पेशेंट सोचता है कि हमने दवा लगा ली हम सही हो गए, अब हम सही हो गए तो डॉक्टर के पास क्यों जाए। तो सर क्या है, क्लिनिकली रूप से उसको तो आराम हो गया तो उसे लगता है कि सही हो गया, लेकिन माइक्रोस्कोपिक रूप में फंगस बचा रह जाता है।
या अपन कॉमन भाषा में बात करें तो ऐसा समझ सकते हैं कि उसकी जड़ बची रह गई है और हमने केवल ऊपर की टहनियां और तने ही किए हैं। तो अगर वो पूरी तरह से नहीं गया तो वापस से दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। तो कम से कम अपने को प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर की सलाह से जितने दिन वो बोल रहे हैं उतने दिन अपने को सर मिनिमम 1 to 1.5 मंथ्स ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी फंगल इन्फेक्शन की जब आप बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि मार्केट में नाले स्टेरॉइड भी रहती है। मुझे याद आता है कि सर जब कभी किसी को ईचिंग वगैरह होती है, व्यक्ति तो नहीं जानता कि उसको फंगल इन्फेक्शन है कि क्या है। वो काउंटर पे जाता है, टीवी के विज्ञापन आते हैं, जालिम लोशन लगा, दांत का चूली को दूर भगा, और कहीं पे इचगार्ड का आता है। ऐसे करके बहुत सारे विज्ञापन अवेलेबल है और लोग जाकर के इस ट्यूब को लेते हैं। आपने कहा 4 सप्ताह तक लगाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि 3 दिन में आराम मिल जाता है तो वो बंद कर देते हैं उसको लगाने के लिए, फिर वो रखी रहती है ट्यूब। फिर उनको कभी 1-8 महीने बाद फिर से ईचिंग चालू होगी तो वो फिर 2-3 दिन लगा लेते हैं, फिर खत्म हो गया है। इस पे थोड़ा सा आप जानकारी अगर देते। हाँ सर, इसमें क्या होता है कि उसमें स्टेरॉइड रहता है सर, सैलिसिलिक एसिड रहता है जो कि इमीडिएट तो रिलीफ दे देता है, लेकिन सर क्या होता है दोबारा फंगस वो डॉर्मेंट फॉर्म में अपना ग्रो करते रहेगा। तो इसीलिए जो भी पेशेंट्स आते हैं सर, आजकल हम ऐसे पेशेंट देख रहे हैं जिसमें कि कई बार सर 40 to 50% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो जाता है पर्सन में। उसका कारण यही रहता है कि वो जो है लोकल मेडिकेशन लेके लगाया उन्होंने, ठीक हो गया, फिर पता चला वहां से कहीं और गया। तो सर इन कारणों से कई बार पेशेंट इग्नोरेंट रहता है, उसको नहीं पता कि उसको लगा कि सही हो गया था, फिर दोबारा दूसरी जगह हुआ है, लेकिन सर वो फंगस अंदर ही अंदर पूरे बॉडी सरफेस में और जगह एरियाज इन्वॉल्व करता है। तो उस कंडीशन में हमें सर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है और ओवर द काउंटर यूज ना करें, वो सर सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब सर स्टेरॉइड मिक्स्ड क्रीम तो लगाना ही नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अपने पास किसी के क्वेश्चंस हैं सर? मैं चाहूंगा लेने के लिए। इतने देर की चर्चा में कुछ जी मेरा प्रश्न है। जी मेरा प्रश्न है। हाँ रूप जी। जी मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से ये है कि बहुत सारे साबुन के भी विज्ञापन आते हैं कि इस साबुन को लगाने से फंगल इन्फेक्शन में फायदा होगा। तो साबुन की कुछ भूमिका रहती है क्या इसके ट्रीटमेंट में? हाँ सर, साबुन की भूमिका रहती है, बट ये केवल साबुन लगाने से सही हो जाएगा, मतलब वो सर एडिटिव है कि वो एड ऑन करेगा ट्रीटमेंट पे, वो हमें सहायता करेगा कि जो ऊपर जो फंगल स्पोर्स वगैरह हैं वो हटें। लेकिन सर केवल साबुन लगाने से वो कम्प्लीटली जाएगा नहीं, उसके लिए हमें खाने वाली भी दवाएं लेनी पड़ेंगी, लगाने वाली भी दवाएं लेनी पड़ेंगी। बट साबुन से सर इम्प्रूवमेंट रहता है। मतलब जो साबुन है अगर वो मेडिकेटेड सोप है, जो एजोल ग्रुप के ड्रग्स हैं अगर उस साबुन में है तो उनसे सर फायदा मिलता है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसी और? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। एक्जिमा क्यूरेबल है क्या? हाँ, एक्जिमा क्यूरेबल है। एंड सर वो इन्फेक्शियस भी है क्या? मतलब नहीं, एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उस पे सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब कि वहाँ की स्किन थोड़ी सी, जैसे कि एक्जिमा में जनरली दाने हो रहे हैं या पानी निकल रहा है, तो उस पे आके सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है कि बैक्टीरिया आके उस पर ग्रो कर गया। बट एज सच केवल एक्जिमा इन्फेक्शन ऐसे ट्रांसमिटेबल नहीं होता है, मतलब फैलने वाली बीमारी नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू। पर गांव में धारणा है डॉक्टर साहब ये कि एक्जिमा जो है एक से दूसरे को फैलता है। सर जैसे कि मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, मैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ से नहीं बिलोंग करता, तो कुछ लोकल टर्म्स मुझे नहीं पता थे, तो वो बेमची बोलते हैं सर, जो एक्जिमा टर्म्स को गांव में बेमची बोलते हैं सर। वो मैंने ये देखा कि बेमची टर्म वो बहुत सारे मतलब सेम डे, मतलब उनके लिए बेमची तो सर एक सिम्टम हो गया, ये लाल दिख रहा है और उससे दाने और पसीने निकल रहे हैं। तो सर स्किन कंडीशन सर बहुत सारी ऐसी हैं जो कि इन्फेक्शियस होती है, जैसे स्केबीज सर बहुत ही कॉमनली अगर गांव में ठंड के समय में सर स्केबीज के साथ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो सर वो एक से दूसरे फैलते हैं। तो सर वो धारणा रहती है कि हाँ ये फैलने वाली बीमारी रहती है, लेकिन सर एक्जिमा फैलने वाली बीमारी नहीं है, वो मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रहता है। बट बहुत सारी सिमिलर लुकिंग बीमारियां हो सकती हैं जो कि फैलती हैं एक दूसरे से। जी
सर ये फेसबुक में एक हमारे जुड़े हुए हैं कॉलर और ये बोलते हैं कि इनके चेहरे में फंगल इन्फेक्शन आया हुआ है। हाँ सर। क्या कर सकते हैं? चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन आ गया। हाँ सर एक्चुअली क्या होता है कि अगर बहुत ही दिन लॉन्ग टर्म डिजीज, लॉन्ग टर्म अगर फंगल इन्फेक्शन रहता है सर, मेनली इनकी भी स्टार्टिंग ये 6-8 महीने की हिस्ट्री होगी। 6-8 महीने पहले से इनको तकलीफ आई और ग्रोइंग वाले रीजन या फिर आर्मपिट वाले रीजन में रही होगी। ऐसा होता है सर कि हम सेम टॉवेल यूज कर रहे हैं तो वहां से फंगस के जो बीज कह लें, स्पोर्स कह लें, वो आके फेस पे भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सर वो कम्प्लीटली क्योरेबल चीज है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये 100% क्योरेबल चीज है। इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर ड्यूरेशन, मतलब प्रॉपर समय पूरा ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। और फिर प्रॉपर हम अगर इनसे बचाव का साधन रखेंगे तो सर ये दोबारा भी नहीं होंगे। कई लोग की धारणा होती है कि एक बार हो गया तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सर ऐसा नहीं है। ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। थोड़ा समय लगता है लेकिन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जी अभी फंगल में आप क्योर की बात कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है और आप एजॉल ग्रुप की बात की है। एजॉल ग्रुप में मुझे याद आती है शुरू में क्लोट्रिमाजोल ऑइंटमेंट चला करते थे और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा तो कीटोकोनाजोल तक आ गए। तो सर ये कुछ दवाइयां जनरेशन वाइज है, सीवियरिटी वाइज है कि सब एक ही जैसी है? सर मेन ये होता है कि जो भी फंगस है सर, इवोल्यूशन के हिसाब से बहुत सारे फंगस इवॉल्व हो जाते हैं कि वो उस ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस के कारण ऐसा होता है कि बहुत सारे फंगस फिर उसी दवाइयों से नहीं रिस्पॉन्ड करते जो कि पहले करते थे। तो सर हमें नई जनरेशन के दवाइयां करनी, सर्च करनी पड़ती है। तो इस कारण से सर क्या हुआ कि सर एजोल ग्रुप सर 30-40 साल या 50 साल पुराना सर ड्रग है। तो सर फंगस धीरे धीरे कुछ फंगस हैं जो कि सर बहुत सारे सर फंगस के जो स्पीसीज होते हैं तो वो सर रेजिस्टेंट होते गए। तो सर ये भी शिफ्ट देखा गया है। पहले था कि सर टीनिया रूब्रम बहुत ही कॉमन था, लेकिन सर अभी मोस्ट ऑफ द अभी जो स्पीसीज जैसे कल्चर किए और उनको स्क्रेप करके ग्रो किए, ये देखा गया कि टीनिया मेंटेग्रोफाइट ग्रो कर रहा है। तो सर वो कुछ एजोल ग्रुप्स को नहीं रिस्पॉन्ड करता है। तो सर उस कंडीशन में सर न्यूअर ड्रग्स हमें देना पड़ रहा है। और सर एक चीज और है कि अब मार्केट्स में थोड़ा सा गवर्नमेंट में इसमें ध्यान दे या जो भी है कि सर बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि सब स्टैंडर्ड ड्रग है। अगर सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हम लेंगे तो सर उससे भी रेजिस्टेंस के चांसेस भी बढ़ेंगे और जो डिजीज है वो भी कम्प्लीटली क्योर नहीं होगा। अजीत जी मैं की और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 2 ड्रग के नाम ले लिए, अब वो कौन सी जनरेशन की है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक समय पहले याद है कि क्लोट्रिमाजोल ऑइंटमेंट चला करता था बहुत ज्यादा। उसके बाद में हम इधर आ गए, या मिक्स्ड वाली एक ट्यूब आया करती थी जो डॉक्टर उस समय काफी दिया करते थे, मुझे याद है वो आती थी कॉर्डिडम करके, मिक्स कॉम्बिनेशन कुछ हुआ करते थे। अभी भी आती है सर? अभी भी आ रही है। तो हाँ वो मतलब ओटीसी में आ गई, मतलब अब उतना ज्यादा जानकारी या भीड़ भाड़ में जरूरत नहीं पड़ती है। होगा बरसात में समय भींगा करते थे साहब, तो बड़ा याद रहता था कि ऑइंटमेंट दो, तो याद है मुझे। तो ये जो ऑइंटमेंट को अगर सही समय पे उपयोग ना किया जाए या कम मात्रा में उपयोग किया तो उससे भी क्या ये असर पड़ा कि हमको आगे की हायर जनरेशन की ओर जाने की आवश्यकता पड़ी है? सर कुछ स्टडीज हैं जिसमें ये देखा गया है कि अगर स्टेरॉइड हम लगा रहे हैं तो वो भी फंगस को इवॉल्व करने में हेल्प करता है। मतलब फंगस ज्यादा रेजिस्टेंट होता है अगर हम स्टेरॉइड क्रीम्स वाली कॉम्बिनेशन क्रीम्स लगा रहे हैं जी। तो सर मतलब वो नहीं लगाना ही बेटर है। चाहे कितना भी इन्फ्लेमेशन हो, चाहे कितना भी सीवियरिटी हो, तो वो ना लगाएं तो वही सबसे उचित है। एक प्रश्न चैट बॉक्स में आ गया है सर, वो कह रहे हैं क्या फंगल इन्फेक्शन बालों में भी होता है, यानी सर में? हाँ सर, हाँ सर बालों में मेनली बच्चों में पाया जाता है क्योंकि एडल्टहुड के बाद सीबम सिक्रीशन काफी अच्छा हो जाता है। मतलब सीबम सिक्रीशन शुरू हो जाता है हार्मोन चेंजेस के कारण। तो जनरली एडल्ट्स में सर बालों में इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चों में, बच्चे धूल मिट्टी में खेल रहे हैं या जानवरों के साथ खेल रहे हैं तो कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो कि बालों को स्पेशली इन्वॉल्व करती है। तो सर उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अगर बालों में कुछ भी थोड़ा फुंसी या लग रहा बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो सर फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। उस कंडीशन में हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी। किसी के प्रश्न ऑडियंस में? और
एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर कि अभी हमें ना सर तौलिया भी अलग रहना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे अगर बड़ी फैमिलीज हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम सेम टॉवल 2-3 लोग यूज कर रहे हैं, तो सर वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर जो फैमिली में स्प्रेड होता है, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आप अपने कपड़े अलग धुलवाइए अगर जिनको भी बीमारी है, और दूसरा सर टॉवल बिल्कुल अलग अलग यूज करना है। तो केवल हम इन चीजों से ट्रांसमिशन रोक सकते हैं कि एक से दूसरे या दूसरे से तीसरे ना फैले। जी बिल्कुल सही कहा। शायद ये जो टॉवेल है, ये टॉवेल ट्रांसमिशन, फंगल इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन में, खास करके बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा हेल्प कर जाता है। बहुत अच्छा कैरियर माना जा सकता है ये, क्योंकि टॉवेल जो फैमिली बड़ी होती है, जिनके घर में 5 से 6 लोग रह रहे हैं, और टॉवेल अगर 1 या 2 है, तो बरसात में टॉवेल पूरा सूख भी नहीं पाता है। और मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँगा तो उसमें भी फंगल आने की संभावनाएं काफी रहती है। अब इसमें एक सर ये जरूर, टॉवेल नहीं सूख पाता है। आपने तो सर अंडर गारमेंट के लिए बोल दिया था कि ठीक है सूख जाएगा, उसकी नमी दूर करने के लिए हमने आयरन कर दिया। अभी टॉवेल चाहे 4 हो चाहे 5 हो, हर घर के 1-1 होगा, मगर टॉवेल सर बरसात में सूखता नहीं हो मेरे ख्याल से। सर उसका एक तरीका है हमारे यहाँ सर, उसको गमछा बोलते हैं सर, बिल्कुल ही एकदम पतला सूती रहता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। वो सर काफी 1-2 घंटे पंखे चलाने से भी सर सूख जाता है। बिल्कुल सही। मतलब कुल मिलाकर के आप फिर से, जैसे हमारे मंच पे जितने भी चिकित्सक अभी तक आए, चाहे वो हाइपरटेंसिव की बात हो, चाहे डायबिटीज की बात हो, सबने लाइफ स्टाइल की बात करते चले गए सर। इवन गायनेकोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने भी लाइफ स्टाइल की बात की थी। अब आप भी लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं कि हमको कपड़े भी कॉटन के आना चाहिए, और बरसात का मौसम आए तो हमको मोटे और लग्जरी फिल्मी वाले जो टॉवेल हैं, बाथ टॉवेल जिसको कहते हैं, वो छोड़ करके गमछे में आना चाहिए। और गमछा हमें फंगल इन्फेक्शन से बचा सकता है। शायद यही रीजन है कि पुराने समय में, क्योंकि आप बीएचयू से आ रहे हैं, बरसात सर अच्छी खासी होती है और गमछा ही पहना करते। बीएचयू के लोग गमछे में ही चलते थे। हंसे भी जाते हैं कि यूपी बिहार वाले बस में बैठते थे, गमछा को सीट पे रख देते थे। तो वो गमछा बड़ा काम का है, फंगल इन्फेक्शन से एटलीस्ट बचा सकता है। सुमित जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ सुमित जी। हाँ सर, जैसे मैं पूछ रहा था कि बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियल डिजीज हो गया और वायरल डिजीज की वैक्सीन आती है, वैसे फंगल इन्फेक्शन की भी कोई वैक्सीन है क्या? फंगल इन्फेक्शन के लिए एज सच अभी तो कोई वैक्सीन नहीं है वैसे, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल काफी लॉन्ग रहता है, और एंटीबॉडीज जो रहते हैं, मतलब ये ज्यादा सेल में मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें इससे बचाती है। तो बहुत ज्यादा इस कारण से इसके अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन अभी नहीं है। ओके सर। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी आप। और मैं देख रहा हूँ कि आपके 55 ऑडियंस जुड़े हैं, बहुत सारी महिलाएं भी, बच्चियां भी हैं। कैसे नहीं पूछ रही है चेहरे पे, मेरे को अंताक्षरी खिलानी पड़ जाएगी। सब पूछेगी बोला कि चेहरे पे बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि बिना हिचके डॉक्टर साहब से पूछें, ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आज इतने पढ़े लिखे उच्च कोटि के अपने पास चिकित्सक उपलब्ध हैं। तो सर एक बार ऑडियंस से हम लोग पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस मन में है जो पूछना चाहूंगा। प्लीज ऑडियंस सामने आए, हिचके नहीं। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश कुमार जी ने रख दिया है कि उन्हें बालों में फंगल इन्फेक्शन है और उसका ट्रीटमेंट करीबन 6 महीने से चल रहा है, लेकिन ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट और भी है तो डॉक्टर साहब प्रकाश साहब। सर वो तो सर देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, क्लिनिकली कैसा दिख रहा है। सर कई बार डायग्नोसिस सर बहुत ही जरूरी रहता है। जैसे कि अब एज अगर जैसा वो बता रहे हैं, हो सकता है वो सर फंगल इन्फेक्शन ना हो, कुछ और हो जिसके कारण वो इतना लॉन्ग टर्म है। तो सर वो पेशेंट्स देख या क्लिनिकली देख के हम उसके बारे में सर बता पाएंगे। अच्छा डॉक्टर अजीत, ये फंगल इन्फेक्शन का अधिकतम समय, अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, अगर है कोई फंगल इन्फेक्शन और ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो अधिकतम कितने समय तक ये फंगल इन्फेक्शन को क्योर किया जा सकता है? सर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसा डॉक्टर ने बताया है, अगर हम वैसा ले रहे हैं तो सर 1.5 to 2 months में सर कंप्लीट इम्प्रूवमेंट हो जाता है। 3 month मतलब ज्यादा हो गया है फंगल इन्फेक्शन। अगर 6 महीना बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। नहीं सर, 4 to 6 weeks, 4 से 6 हफ्ते। अच्छा 4 से 6 हफ्ते की बात है। हाँ सर, मतलब 1.5 से 2 महीने में सर कम्प्लीटली सही हो जाता है। और अगर सीवियरिटी ज्यादा नहीं हो तो सर 1 महीने में भी सही हो जाएगा। ये 6 महीने की बात कर रहे हैं प्रकाश जी एक बार आप थोड़ा सा उसका डायग्नोसिस बढ़िया करवा लीजिए।
एक बार जी सर, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर फोटो को। मैं बाद में देख सकता हूँ इसको, क्योंकि अभी इस मंच पर और लोग जुड़े हुए हैं। इस पे तो और भी लोग जुड़े हैं। आप एक काम करें, आप व्हाट्सएप भेज दीजिए मेरे मोबाइल पे, जो मोबाइल आपके नंबर होगा आपके पास में, मैं डॉक्टर साहब को भेज करके एक ओपिनियन ले लेंगे। फिर आपको लगेगा तो आप कहाँ से बोल रहे हैं प्रकाश जी? रायपुर में ही सर। अच्छा, रायपुर। अच्छा, हाँ प्रकाश, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब जिला अस्पताल में भी हैं और पंडरी में आपका क्लिनिक भी है, तो आप वहाँ मिल सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप में डॉक्टर की डिटेल लिख के भेजा हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। जी, ठीक है डॉक्टर साहब। जी फंगल इन्फेक्शन के अतिरिक्त स्किन डिसीज के बारे में कुछ प्रश्न करूं क्या? स्किन से संबंधित बताइए। बिल्कुल भैया, स्वागत है जी। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक छिवला बहुत चर्चित है, शायद उसको मेडिकल टर्म में टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं। बिल्कुल और सही। है ना, ठीक है ना। और दूसरा एक दूसरा ल्यूकोडर्मा है, जिसको छत्तीसगढ़ी में चिंगराज भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं, विशेष करके जो छिवला है उससे तो समझ लीजिए कि गांव के 50% लोग ग्रसित होते हैं। मैं फील्ड में काम करता हूँ, हेल्थ में ही, तो इसके बहुत सारे पेशेंट मुझसे भी पूछते हैं, तो मैं कुछ नहीं बता पाता उनको। तो इस संबंध में आप दोनों बीमारी के संबंध में कुछ प्रकाश डालने कृपा करेंगे। सबसे पहले मैं जो आपने छिवला का उसी के बारे में, टीनिया वर्सिकुलर के बारे में बताना चाहूंगा। ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही है। इसमें ज्यादा पेशेंट्स को परेशानी नहीं होती है, लेकिन हल्का हल्का सा सफेद सा धब्बा या दाग दिखते रहता है, जो बिल्कुल ही पूरी तरह से सही होने वाली चीज है। दूसरा इसमें सर जी, इसमें छिवला में ना क्या परेशानी होती है, जो किसान लोग हैं वो अगर ऐसे आषाढ़ के मौसम में या सावन के मौसम में धूप में काम करते हैं, पसीना निकलता है, तब उनको तकलीफ होती है, बाकी समय तकलीफ नहीं होती। हाँ, ये भी कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से सही होने वाली चीज है। ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही है। और बाकी जो आपने दूसरा का जो चिंगराज या जो कह रहे हैं ल्यूकोडर्मा बता रहे हैं, वो एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें कि रंग बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, रंग बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, जिसके कारण कि जो नॉर्मल रंग हमारे शरीर में बनता है, जो मेलानिन पिगमेंटेशन होता है, वो नहीं बन पाता है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। एक थोड़ा सा रेजिस्टेंट होता है, जल्दी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, बट वो भी पूरी तरह से क्योर हो जाता है। और जो छीला बोले, जो फंगल इन्फेक्शन है, वो 100% क्योरेबल चीज है और बहुत इजीली वो ट्रीट हो जाता है। थोड़ा टाइम लेता है, वो भी 1.5 से 2 महीने लगते हैं, लेकिन वो भी कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। जी धन्यवाद। हेलो डॉक्टर किरण जी प्रश्न। हाँ, डॉक्टर किरण का प्रश्न। सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे वार्ड्स होते हैं सर, अलग अलग जगह पे वार्ड्स हो जाते हैं, ज्यादातर एक्जिला जगह पे वार्ड्स हो जाते हैं, फेस में वार्ड्स हो जाते हैं, तो सर फेस मतलब इसके लिए परमानेंट कुछ इलाज है क्या सर, मेडिसिन के थ्रू वार्ड्स के लिए? देखिए, 2 चीजें हैं। जो आप वार्ड्स बोल रहे हैं, उसमें कभी कभी जो एक्जिला में आप बता रहे हैं ज्यादा हो रहा है, वो स्किन टैग ज्यादा है। जैसे कि देखने में वो एक जैसे लग सकते हैं। वार्ड जो है वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, और जो स्किन टैग है वो नॉर्मली ओबेसिटी वगैरह में होता है, कभी कभी फैमिलियल भी होता है कि कुछ लोग को मस्से दिखते हैं ज्यादा, गर्दन में होते हैं, एक्जिला में होते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं एक्जिला और गर्दन वाले, तो वो स्किन टैग ज्यादा लग रहे हैं। बाकी जो वॉट है वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन भी कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। कुछ लोग को जैसे कि लोकल इम्यूनिटी कम हो गई, वहां पे वायरल इनोकुलेट हो गया, मतलब वायरस वहां पे चला गया, फिर वो ग्रो होके वहां पे वॉट मतलब रफ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक्ट्रोकोडॉन जो होते हैं, स्किन टैग्स होते हैं, उनको फिर हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो कॉर्ट्री या लेजर से रिमूव करना रहता है। कई लोग के चेहरे में हो जाते हैं सर वार्ड्स। हाँ, वॉट जो चेहरे में हो जाता है, उसमें बहुत तरह के वॉट्स होते हैं, जैसे कि फिलीफॉर्म वॉट हो गया या प्लेन वॉट है।
उस हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट रहता है। जैसे फिलिपॉम बॉन्ड वगैरह रहते हैं तो उनको भी रेडियो फ्रिक्वेंसी या लेजर के माध्यम से हटा सकते हैं। मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और वो पूरी तरह से सही हो जाता है। अच्छा ठीक। एक क्वेश्चन और था सर, जैसे किसी को साइरोसिस हो जाता है, हाँ, तो साइरोसिस के भी पेशेंट बहुत मतलब देखा हूं मैं, तो उसका भी कोई मतलब परमानेंट इलाज नहीं हो पाता सर? नया कुछ अपडेट आया क्या उस पे? देखिए सोरियासिस जो है इसमें अपने को बीमारी जैसे पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। कई बार पेशेंट सोचता है कि एक बार हमारा निशान पूरा सही हो जाए फिर हमें दोबारा ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को काउंसल करना बहुत जरूरी है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है और ये बार बार जब स्ट्रेसफुल कंडीशन या जो एग्रेवेटिंग जो भी पॉजिटिव मतलब एग्रेवेटिंग फैक्टर्स आएंगे तो वो बढ़ सकता है। तो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटेबल नहीं है, ट्रीटेबल अगर आप सिम्टम फ्री है तो दैट मीन्स कि वो ट्रीट हो गया। बट ये कोई भी नहीं कह सकता है कि आज हमने ट्रीट कर दिया तो वो दोबारा रिलैप्स ना हो। तो सोरियासिस के रिलैप्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी ट्रीट ही नहीं होगा। लेकिन अगर दवा लगाने और खाने से वो ट्रीट हो जाता है या सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को तो वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। सर इसमें अपने को सोरियासिस में प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए सर? सोरियासिस में सबसे ज्यादा जो मेन है वो ये है कि अगर मेल पेशेंट है या हमें नशा नहीं करना है। कई लोग टोबैको या अल्कोहल लेते हैं तो वो उस चीज को बढ़ाता है। दूसरा कुछ दवाएं होती हैं उनसे भी बढ़ती हैं तो वो चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। तीसरा स्ट्रेस, अगर हम क्या बोलते हैं तनाव ले रहे हैं, मेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो उसके कारण भी बढ़ता है। चौथा जो हो गया वो है ओबेसिटी। अगर फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कर रहे हैं, ओबेज हैं, तो वो भी उस चीज को प्रमोट करती है कि सोरियासिस ज्यादा सीवियर रहेगा। ठीक सर, थैंक यू सर। सर हाँ तनु बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे फिंगर पे रिंग वर्म फॉर्म होता है वो किस कारण से होता है? फिंगर मतलब कहाँ पे, जहाँ आप अंगूठी पहने हैं वहीं पे दिक्कत हो रही है? हाँ, नेल्स के पास सर। अच्छा, नेल्स। फंगस जो होता है वो नेल्स का भी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, मतलब नाखून का भी इन्वॉल्वमेंट कर देता है। तो कभी कभी कुछ लोग को आपने देखा होगा पीला या फिर येलोइश डिस्कलरेशन हो गया या नाखून टूटने लग रहा है तो वो भी फंगस का ही इन्वेजन है। मतलब फंगस जो है वो नाखून, त्वचा, चमड़ी और बाल ये तीनों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो उस कंडीशन में थोड़ी ट्रीटमेंट जो है वो लंबा चलता है। मतलब वो ट्रीट होने में कम से कम अगर मान लीजिए कि उंगली के नाखून अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो कम से कम 3 महीने और पैर के नाखून में इन्फेक्ट हो रहे हैं तो 6 से 9 महीने तक लग जाते हैं सही होने में। ओके, थैंक यू सर। नवीन जी है क्या? तनु कोई क्वेश्चन बचा है तुम्हारा, पूछ लो। हाँ सर, वो उसका मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या है सर? उसमें भी एंटी फंगल ही देना होता है। दूसरे अगर की नेल इन्वॉल्वमेंट रहती है तो नेल क्लिपिंग करनी रहती है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना रहता है। तो मेन एंटी फंगल ही मेन स्टे ट्रीटमेंट है। ओके, थैंक यू सर। नवीन जी है? जी सर। हाँ बोलो, प्रश्न है आपका? हाँ जी सर। सर जैसे थाई में रिंग वॉर्म हुआ है सर, तो मेडिसिन चलते चलते बिना जैसे छूट जाता है तो फिर रिटर्न हो जाता है सर, फिर आ जाता है? नहीं, क्या चीज छूट जाता है? जब आप मेडिसिन बंद करते हैं तब दोबारा हो जाता है? नहीं सर, मेडिसिन चलते रहता है फिर भी होता है रिंग वॉर्म। देखिए कई बार, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कई बार जो होते हैं ड्रग कॉम्बिनेशन नहीं सही है या फिर ऐसा सब स्टैंडर्ड दवाएं अपन ले रहे हैं तो ये चीजें भी डिपेंड करती हैं कि वो कम्प्लीटली क्योर क्यों नहीं हो रहा है। और जो आप लगाने वाली दवा है, अगर मान लीजिए कि आप खाने वाली तो सही ले रहे हैं लेकिन लगाने वाली गलत ले रहे हैं या कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो फिर आप एक तरफ से सही कर रहे हैं दूसरी तरफ से गलत कर रहे हैं तो पता चला वहीं के वहीं है। 4 कदम हम आगे गए फिर 4 कदम पीछे आ गए तो हम वहीं पे हैं। तो ये जरूरी है कि खाने के साथ साथ लगाने वाली भी दवाएं सही हों। जी सर, अगर उसमें टैबलेट खा रहे तो कुछ नहीं खाना चाहिए क्या, जैसे कुछ वेज नॉन वेज? नहीं, वेज नॉन वेज, हाँ ये मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा। कई सारे पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि सर खट्टा नहीं खाएं क्या। देखिए एलोपैथी में इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है कि खट्टा खाने से खुजली होती है या ज्यादा। कई बार पेशेंट्स ऐसा भी कहते हैं कि सर जब कृष्ण पक्ष रहता है तब ज्यादा होता है
जब, या फिर जो शुक्ल पक्ष जब रहता है तो ज्यादा होता है। अब मतलब ऐसे डायरेक्ट मॉडर्न मेडिसिन में तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो खाने पीने में कोई परहेज नहीं है। बट यही है कि अगर कुछ दवाएं खा रहे हैं, जैसे अगर हम एंटी फंगल ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा तेल मसाला और वो मतलब सब सारी दवाओं में अगर आप कोई दवा किसी चीज की चल रही है तो ज्यादा ऑयली या स्पाइसी खाना अवॉइड करना चाहिए। जी सर, डॉक्टर ने बोला था कि एंटी फंगस है तो फिश मछली नहीं खाना चाहिए। उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू। मगर सर क्या ज्यादा ऑयली खाने से भी कुछ फर्क पड़ता है? सर जितनी भी दवाएं हम खाते हैं सारी की सारी सर कहीं ना कहीं शरीर के बाहर लिवर या फिर किडनी के माध्यम से निकलती हैं। और जो सर फंगल एंटी फंगल दवाएं रहती हैं वो सर ज्यादातर लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लिवर पे ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे, जैसे मान लीजिए हम एंटी फंगल दवा भी ले रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर वो लिवर पे प्रभाव डालेगी। तो बेटर ये रहेगा कि हम सादा भोजन करें भाई, जब तक की बीमारी है या दवा ले रहे हैं। जी डॉक्टर अजीत, एक प्रश्न अब ग्रामीणों की तरफ चल रहे, थोड़ा सा खेती किसानी का मौसम चालू हो रहा है और यूपी में, अब मेरे को भी छत्तीसगढ़ की बहुत सारी पता नहीं है, मैं भी बॉर्डर का ही, यूपी बॉर्डर से ही रहता हूँ। तो एक हमारे यहाँ एक है पैरों में कुछ इन्फेक्शन होता है, कटा कटा सा पैर हो जाता है, खास करके 2 उंगलियों के बीच में पैरों के, हमारे तरफ कंदरी बोलते हैं शायद उसको। सर यहाँ केंदुआ बोलते हैं, लोकल केंदुआ बोलते हैं। सीख गया सर मैं भी यहाँ के, तो बताया उन्होंने कि केंदुआ बोलते हैं सर यहाँ लोकल लैंग्वेज में। आप सीख गए, लेकिन मैं भी सीखा नहीं हूँ, तो उधर की बहुत सारी बातें उधर ही की है। तो वो केंदुआ या कंदरी, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमारे साथ जो दर्शक गांव से जुड़े हुए हैं उनके लिए। सर ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है सर। फंगस सेम है, अलग अलग जगह जहां जहां वो इन्वेट कर रहा है या जहां जहां पे कॉज कर रहा है, थोड़े बहुत उनकी प्रजातियां बदल जाती हैं। जैसे कि जो केंदुआ है ये सर कैंडिडल इन्फेक्शन सर मेनली होता है, तो वो भी एक तरह का फंगस है जो कि सर क्या होता है कि किसान नंगे पांव, क्योंकि सर चप्पल पहन के तो खेत में काम नहीं कर सकते, तो नंगे पांव ही काम कर रहे हैं। तो जब भी सर घर आए तो क्या है, पैर धो के सुखा लें। सर वो क्या होता है, 2 उंगलियों के स्पेस में कभी कभी वाटर हो गया या फिर मिट्टी हो गई, ये लगी रह जाती है। इस कारण से सर वहां पे ग्रो हो जाता है। और ये भी सर पूरी तरह से सही होने वाली चीज है, बस अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो। थोड़ा सा दिक्कत ये रहता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर, इतना मतलब इतनी सुविधाएं नहीं रहती है, क्योंकि सर खेत में ही काम करना है, फिर मिट्टी रास्ते में आए, फिर घर में भी कच्चा है, तो सर हर जगह बचा नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान रखें, सूखा रखें, तो सब चीजें पूरी तरह सही हो जाती है। तो क्या कुछ पैर को धो लिया, सुखा लिया, तो कुछ तेल वगैरह भी लगाने की जो? सर धो करके अगर हम सर सूखे कपड़े से उंगलियों के बीच में भी साफ कर लें, सूखा कर लें। और सर अगर ऑयल लगा लेंगे तो सर वैसे उसका कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक ऑयल लगा लेंगे तो थोड़ा सा गीला कम रहेगा। सुखा के अगर ऑयल लगा लेंगे तो पानी से थोड़ा कम रुकेगा, पानी से बचाव रहेगी। पानी से सर बचाव सबसे बिल्कुल। तो और सर चेहरे के बारे में सर मैं बोल देता हूँ, नहीं तो हमारे दर्शक जो बहुत सारे लोग, हाँ मैं आ ही रहा था कि एक का प्रश्न मेरे पास आ भी गया। अब हम शरीर के दूसरे भाग को छोड़ करके चेहरे की ओर आएंगे। तो सबसे पहला तो सर चर्चा हो रही थी, आज मैं भी बैठा था तो उनसे चर्चा ये हो रही थी कि बरसात में जैसे ही भीगते हैं तो सर वो चेहरे में दाने पड़ने चालू हो जाते हैं। शुरुआत वहां से करते हैं, फिर आगे भी ले लेते हैं। हाँ सर मेन तो सर ये रहता है कि जब भी हम भीगे उससे पहले क्या होता है कि सर बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन होती है, तो उस कारण से सर जो हमारे पसीने के कारण जो सर हमारी श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। और सर कहीं ना कहीं जो हमारा जो सीबम प्रोडक्शन जो सीबेशियस ग्लैंड है, और तो वो भी सर ब्लॉक होता है, जिसके कारण जो सर मुहासे या पिंपल हम कॉमन टर्म में बात करते हैं, तो सर वो इस मौसम में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम सर प्रॉपर अपने चेहरे में ये ध्यान रखें कि अगर चेहरा ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा ऑयली हो गया है, तो सर हम अगर प्रॉपर उसको क्लींस कर लें या धो लें या वो ऑयल को हटा लें, तो सर कहीं ना कहीं इसके होने से भी हम बचा सकते हैं। दूसरा सर क्या होता है, टीन एज में सर नॉर्मल है, हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उस कारण भी सर ये नॉर्मल चीज है। लेकिन इस मौसम में वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हार्मोनल तो सीबेशियस प्रोडक्शन ज्यादा हो ही रही है सीबम की, लेकिन साथ ही साथ ऊपर से इतना ऑयली, इतना ज्यादा
क्या कह सकते हैं कि ह्यूमिड कंडीशन है जिसके कारण कि पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो उसके कारण भी इस मौसम में सर एक्ने या मुहासे की जो दिक्कत रहती है वो ज्यादा रहती है। कोई प्रश्न करना चाहेगा चेहरे को लेकर के? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जो एक्ने का मार्क हो जाता है उसको कैसे ट्रीट करें? एक्ने का मार्क दो चीजें हैं। एक्ने के दो तरह के मार्क्स होते हैं, एक तो जो कालापन होता है और दूसरे जो गड्ढे होते हैं। ये दोनों मतलब दो पार्ट हो गए, क्योंकि ये दोनों ही पेशेंट्स फेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें मरीजों को, या जो भी मरीज हो गए या जो भी व्यक्ति है, उनको ये बताना है कि आप दानों को दबाएं नहीं। कई बार बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि, या मेरे भाई बहन है छोटे, वही कहते हैं कि दानों को दबा लो तो फिर दोबारा नहीं होंगे और ये एक दिन में सही हो जाएंगे। देखिए ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। उससे क्या होता है कि वहां पे गड्ढे होते हैं, मतलब कि अभी किसी को भी मुहासे हो रहे हैं, उनको दबा के निकाल रहा है तो वो जरूर वहां पिगमेंटेशन होगा, साथ ही साथ में जो फर्दर सिक्वेली होंगे वो होगा कि गड्ढे होंगे। तो फिर वो आज से 2 साल 4 साल बाद वो फिर इधर उधर भगेगा कि अभी गड्ढे सही करो। तो हमें अगर दाने होते हैं तो दानों को या छेड़ना नहीं है ज्यादा। और जो आपने पूछा कि धब्बे हो गए, तो उनको हटाने के लिए बहुत सारे डिपिगमेंटिंग क्रीम्स आती हैं, वो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके फिर उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे सही हो जाता है। और जो स्कार होते हैं, जो गड्ढे हो जाते हैं, वो भी अब जैसा भगवान ने बना के भेजा वैसा तो नहीं, लेकिन इतने कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल लेवल तक उनको भी सही किया जा सकता है। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ सर, ये जो आँख के नीचे काले निशान क्यों बन जाते हैं? आँख के नीचे काले निशान बनने के आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। अब लॉकडाउन में लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। आँख के नीचे जो काले गड्ढे रहते हैं या कालापन है, वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्टर ही है कि हाँ उस कारण से आँख के किनारे काले गड्ढे हो गए। एक प्रॉपर नींद नहीं आना, दूसरा हीमोग्लोबिन की कमी होना, तीसरा अगर स्क्रीन टाइम है, जो हमारी स्क्रीन है मोबाइल की, उनसे भी यूवी रेज निकलती है। और अगर यूवी रेज कम भी निकलती है तो कई बार क्या होता है कि हम जब मोबाइल को 25 से 30 सेंटीमीटर के रेंज में रखते हैं तो हमारी आई पास की चीज जब भी देखती है तो स्ट्रेन में रहती है हमेशा ही। तो उस कारण से क्या होता है कि मांसपेशियां हमारी खिंची हुई हैं, उन कारण से भी आंखों के किनारे थोड़ी झुर्रियां या फिर ड्राइनेस या फिर कालापन हो जाता है। तो हमें कुछ चीजें, जो लाइफस्टाइल है भाई, आज से 10 साल 15 साल पहले जब मोबाइल नहीं थे तो ये चीजें कम थी, और मोबाइल के कारण हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा है, तो वो चीजें पिछले 2 सालों में काफी आ गई हैं। सर, और जैसे फेस में वॉट्स हो जाते हैं तो सर ये स्प्रेड तो नहीं होगा ना? होते हैं ना? अगर वो वॉट है तो वायरल इन्फेक्शन, हम कोई भी इन्फेक्शन है अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे फैलेगा ही। लेकिन हो सकता है कि वो वायरल इन्फेक्शन ना हो, वो सिंपल स्किन टैग हो, तो स्किन टैग नहीं स्प्रेड होगा। गर्मी में बहुत ज्यादा जो है ना, जैसे ये माथे पे पसीना होता है, हाँ, इसको बार बार रुमाल से पोंछने से बहुत जैसे ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है, कई बार जलने लगता है, कई बार जलन होने लगती है। इसके लिए अपन जैसे पसीना तो रोक नहीं सकते क्योंकि अपन पानी ज्यादा पीते हैं, हाँ, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसमें हमें एक चीज करना है कि जैसे जब हम पसीना पोंछ रहे हैं तो हम उसको रगड़े नहीं, क्योंकि जो कालापन हो रहा है वो इस कारण से ज्यादा हो रहा है कि हम उसको रगड़ रहे हैं। हम उसको सिंपल पैट कर सकते हैं, मतलब सिंपल उसको ऐसे से रख, मतलब उसको ज्यादा रब नहीं करना है सबसे पहले। दूसरा, अगर पसीना ज्यादा हो रहा है तो आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स टेनिस खेलते हैं वो एक बैंड लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर अपन कैप पहन रहे हैं या लग रहा है कि बहुत ज्यादा पसीना, तो वो बैंड भी अपन लगा सकते हैं, या अगर पॉसिबल नहीं हो तो फिर उसको पोंछना ही एक उपाय है। मतलब पोंछते समय उसको रगड़े। बैंड लगा रहे, जिसको पर ज्यादा पसीना, चेहरे पे ज्यादा पसीना आ रहा है, तो बैंड लगाने से क्या फायदा होगा? सर वो फोरहेड की बात कर रहे थे कि जैसे कि मैं भी बात कर रहा हूँ, फोरहेड पे पसीना आ रहा है, यहाँ पे काला। सर वो बैंड लगाने से वो सर सूख जाएगा, मतलब वो फिर बार बार ट्रिकल नहीं करेगा, तो फिर वो तो कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि पूरे सिर का पसीना माथे पे आएगा। एक चीज ये हो जाता है, जैसे गले का ये जो हिस्सा है, इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है ना, जिससे पसीना ज्यादा होने से शर्ट है या टी शर्ट पहनते हैं
तो ये यहाँ पे ब्लैक स्पॉट हो जाता है कई बार। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। ये जो ब्लैक कलर जो हो रहा है उसको अकेंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं और उसका डायबिटीज से डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट ओबेसिटी और डायबिटीज से। तो अगर किसी के भी गर्दन में काले निशान हो रहे हैं इस तरह के, ऐसे वेलवेटी काला काला हो रहा है, मस्से हो रहे हैं, तो आप ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं और अपना वजन कम करें। अच्छा, मतलब वो अपने स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोरहेड में जैसे ब्लैक दिखाई दिया? नहीं, फोरहेड का ब्लैक जो कलर है सर वो तो अलग है, मतलब स्किन की प्रॉब्लम है। लेकिन सर अगर गर्दन में हमें इस तरह की स्किन प्रॉब्लम दिख रही है तो सर वो फोर रनर है डायबिटीज का। तो किसी को भी अगर अकेंथोसिस निग्रिकेंस दिख रहा है तो सर मतलब सर सिम्टम आने से पहले कि मतलब उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, यूरिन ज्यादा हो रहा है, इन सबसे पहले सर स्किन चेंजेस दिख जाएंगे। तो अगर किसी को भी दिखते हैं तो अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन सर पॉसिबल है अगर हम ध्यान दें तो। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ सर, लीजिए। सर ये कई लोग जो कॉस्मेटिकली जो कई लोग भाप लेते हैं और फेस वॉश यूज करते हैं, तो ये कितना सही है सर? देखिए, भाप लेने से कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं है, मतलब अच्छा ही है फेस के लिए तो। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कहते हैं किसी भी चीज की अति नुकसानदायक ही होती है। तो अब आप दिन में 5 बार भाप ले रहे हैं तो सर 1 से 2 बार भाप बहुत है। तो भाप लेने से सर बहुत सारे जो छिद्र होते हैं वो ओपन होते हैं, तो वो अच्छा है, भाप लेने से कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप उसको 5 बार 6 बार दिन में लेंगे तो वो तकलीफ है। और फेस वॉश किरण, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, फेस वॉश के बारे में भी थोड़ा सा बात। बहुत सारे फेस वॉश मार्केट में आ गए। हाँ सर, फेस वॉश मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं ये फेस वॉश धोइए आप तुरंत काले से गोरे हो जाएंगे। सर नॉर्मली कोई भी प्रोसीजर है वो बिल्कुल जादू नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज है कि सर फेस वॉश में ये देखना होगा कि जो हमारा स्किन का पीएच है वो सर एसिडिक है। और जितने भी डिटर्जेंट बेस्ड जो भी चीजें हैं, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे साबुन हो, चाहे सर्फ हो, तो सर वो सारे के सारे बेसिक पीएच होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बॉडी का पीएच हार्म करते हैं। तो अपने को जहां तक हो सके माइल्ड फेस वॉश ही यूज करें। और मतलब सर अब ये मतलब अच्छी कंपनी का यूज करें, ऐसे अपन उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और माइल्ड करें, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ नेचुरल है, ठीक है कर सकते हैं कि उसमें सल्फर मतलब डिटर्जेंट कंटेंट कम रहे। या फिर अगर आपके जो डॉक्टर ने यहाँ फेस वॉश में डॉक्टर एक और बात ही, मैंने कुछ लोगों को वो काला काला चारकोल का भी फेस वॉश को उपयोग करते देखा है, यंग लड़कों को। हाँ सर, अभी ना कुछ आई हैं सर, उनसे भी फायदा होता है कि बहुत सारे पिगमेंटेशन में फायदा होता है। बहुत सारे चारकोल मास्क आ गए हैं सर, लेजर्स भी आ गए हैं कि चारकोल मास्क लगा के फिर लेजर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पद्धतियां भी कारगर हैं, पिगमेंटेशन रिमूव करने में काफी कारगर हैं, काफी अच्छी भी हैं। लेकिन सर वही है कि एक कलाकार के हाथ में वही नाइफ बहुत अच्छा काम कर रही है, और अगर कोई और अगर उस चीज के बारे में नहीं जानता है तो उससे नुकसान भी हो सकते हैं। यहाँ पे सर एक ही चीज है, हमें तो कई लोग को ये पता नहीं होता है कि मेरी स्किन कैसी है। जैसे भी आप बता रहे हो, किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की बीच की भी हो सकती है, ना ज्यादा ऑयली ना ज्यादा ड्राई। अब फेस वॉश की वेराइटीज पड़ी हुई है, वो कोई नीम लगा रहा है, कोई बादाम, कोई फ्रूट का भी फेस वॉश देखा है, कोलदार मैंने बता ही दिया। तो क्या सर ये सब नॉर्मली सभी स्किन के लिए बनी हुई है, क्या इसमें भी कुछ वेराइटीज रहती हैं कि हमको कौन सा फेस वॉश कौन सी स्किन को देना है? सर कुछ रहते हैं कि अगर किसी की स्किन बहुत ही ड्राई और सेंसिटिव है तो सर उनके लिए अलग फेस वॉश आते हैं जो कि मेडिकेटेड रहते हैं, वो ओवर द काउंटर से अवेलेबल नहीं रहते हैं। और सर फेस वॉश का सर जो बेसिक फंडा हम कह लें कि अगर हमें लग रहा है कि फेस ऑयली है तो फेस वॉश कर लें। अब हमें फेस लग रहा है ड्राई है, हम वापस से फेस वॉश करेंगे तो सर वो और ड्राई होगा। तो ये सर बिल्कुल ये पैरामीटर कि इसका ड्राई है इसका ऑयली है ये कहना सर मतलब फेस टाइप ये उचित नहीं है, क्योंकि सर एक मौसम में किसी की स्किन हो सकता है कि ऑयली ज्यादा दिख रही है और ठंड में वही चीज ड्राई दिख रही है। तो वो सर अपने को एक बैलेंस बना के देखना जरूरी है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। सर अगर किसी की ड्राई स्किन भी है और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अपनी लग रही है कि अब बहुत ज्यादा ऑयली है तो फेस वॉश कर सकता है। और किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है और वो विंटर्स में पूरी ड्राई हो रखी है तो सर फेस वॉश करने का मतलब नहीं है।
क्योंकि वो और ड्राई होगा। जी। अच्छा, गोरे करने का बहुत सारा क्रीम का जो है चलता है कि गोरा कर देंगे सर, ये जो है ना, तो इस बारे में क्या होना चाहिए सर? कुछ ऐसा होना चाहिए सर। मैं आपसे जावेद जी, आपकी चर्चा हो तो मैं अजीत जी को इसके पहले कुछ बता देता हूँ कि इसके लिए मेरा एक बार चेन्नई जाना हुआ था, सब करीब 20-21 दिन चेन्नई में था, तो उसके लिए मैं स्पेशली फेयर एंड लवली के फैक्ट्री भी गया हुआ था कि फेयर एंड लवली में, तो मैं उस फैक्ट्री को विजिट करने गया था, तो मुझे रिसेप्शन से लेके अंदर तक कोई भी गोरा नहीं मिला था। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सर गोरा काला का ऐसा है कि भगवान ने जो सर बना के भेजा हमें, या जो हमारा बाई बर्थ है कलर, ठीक है सर, हम कोई भी चीज कर ले हमारी बॉडी वापस उसी कलर पे आएगी। तो जितने भी ट्रीटमेंट है, हाँ अगर कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो नॉर्मल कलर बिना कुछ लगाए, अगर उससे कहीं ब्लैक हो गया या धूप में सर झाइयां हो रही हैं या कुछ दाग धब्बे हो गए, सर वो सही हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल कम्प्लेक्शन की हमारा मान लीजिए बहुत सारी ग्रेडिंग है, 6 ग्रेड में स्किन कलर को बांटा गया है, तो अब हमारा स्किन ग्रेडिंग 5 है तो हम उसको 4 कर दें, तो सर ये पॉसिबल नहीं कि परमानेंटली 4 हो जाए। कुछ ड्रग्स आती हैं जिनसे कि वो कुछ दिन के लिए आप एक शेड फेयर हो जाओगे, लेकिन फिर सर आप जैसे ही वो ड्रग छोड़ोगे तो वापस आप वही कलर आ जाओगे, क्योंकि वो तो हमारा जेनेटिक बना हुआ है कि हमको इस कलर में। लड़कों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ गया है इस चीज में। मैं मतलब ना कई जगह जाता हूँ ना, तो कलर को लेके ना कुछ ज्यादा ही अब लोग मतलब यंग एज, मतलब जो एकदम कम एज के टीनेज लड़के हैं, वो कॉम्प्लेक्स फील करने लगे कलर को लेके। सर उसका कारण है कि जो मार्केट में ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, उन्होंने ऐसी मार्केटिंग कर दी है कि अगर आप, एक तो ये कि ऐसे क्रीम्स अवेलेबल है कि वो लगाते ही आप गोरे हो जाओगे। दूसरा सर ये कि कम्प्लेक्शन के आपका जो कम्प्लेक्शन है वो सही नहीं है, आप काले दिख रहे हो तो बुरे दिख रहे हो। सर कहीं ना कहीं थोड़ी काउंसलिंग भी जरूरी रहती है। चलिए इससे तो एक बात और आ गई जावेद जी के प्रश्न में, एक और प्रश्न करता हूँ सर। जब तक हम लोग इस कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे पास में एक ही क्रीम होती थी, जिसको बहन ने लगाया उसी को हम भी लगा लेते थे। अभी सर अभी विज्ञापन आने लगा है कि हैंडसम क्रीम अलग हो गई है और ब्यूटी क्रीम अलग हो गई है। सर थोड़ा सा इस पे भी आप जानना चाहूंगा। सर देखिए, मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर सर एक ही क्रीम सब लोग लगा लेंगे तो सर कंपनियां कैसे कमाएंगी? चलो आपका जवाब अपने पास में आ गया। एक प्रश्न सर, एक अच्छी प्रश्न आ गई है अपने पास में। ये कह रहे हैं कि गर्मी के दिनों में ज्यादा धूप में घूमने से चेहरे पे कुछ व्हाइट कलर का सॉलिड मटेरियल शायद स्वेट ग्लैंड से निकल रही है, जो कि नमक की तरह हो जाती है, सफेद निकलता है सर, गाढ़ा है, कुछ ऐसा कहना है इनका। तो वो चेहरे पे बना रहता है क्या? है क्या कॉलर? इनका प्रश्न उमेश है क्या? उमेश है क्या इन्होंने प्रश्न पूछा है? यस सर। नहीं सर, गर्मी के दिनों में सर धूप में ज्यादा घूमने से सर होता है सर। ऐसी क्या होता है? वही सर सॉलिड, हाँ नमक मटेरियल टाइप निकलता है सर। देखो बेटा, क्या होता है कि जब ज्यादा पसीना होता है, पसीने में हमारे नमक ही रहता है, जो सोडियम सॉल्ट रहते हैं वही रहते हैं। तो क्या होता है, जब पसीना ज्यादा मात्रा में होता है और पानी तो उड़ जाता है, तो फिर जो आपको जो नमक जैसी फीलिंग आती है वो उसी के कारण है। तो वो नॉर्मल चीज, आप पानी से धो लीजिए, वो चीज सही हो जाएगी। जी सर। मतलब कोई डिसीज नहीं है ये, सामान्य सी कोई डिजीज नहीं है, सिंपल अपन अपने पूरे पसीने को इकट्ठा कर लें, जब वो उड़ जाएगा तो सर वो जो सॉल्ट कंटेंट है वो बचा रह जाएगा, इसी कारण उनको नमक नमक से फीलिंग आती है। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, अब थोड़ा सा मंच पे प्रकट हुई है, आप बहुत देर से मौन है। बोलिए सुन रहा था जी सर। आंख बंद करके पूरा आनंद ले रहा था कि अच्छा डिस्कशन चल रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। मैं 2 ही क्वेश्चन है मेरे कि जैसे युवावस्था में स्किन को अच्छा युवा रखने के लिए कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है क्या 25 से 40 में? और दूसरा मतलब उसी में ऐड कर दे रहा हूँ सर, हमारी उम्र में पहुंचने के बाद अबव 45 और 50 हम युवा कैसे दिखे, उसके लिए हमारे लिए टिप्स क्या है? क्योंकि आपके मंच में युवा से लेके प्रौढ़ अवस्था तक सभी जुड़े हुए हैं और सभी आज आपको सुनना चाह रहे हैं। मेरे को लगता है सेशन लंबा भी होते जा रहा है, तो और बहुत सारे चैट बॉक्स में साहू जी भी कुछ क्वेश्चन पूछे, नरेंद्र देख लेंगे। आ गया है जी, आ गया। जी सर।
सर प्रॉपर स्किन कंडीशन के लिए स्किन का हाइड्रेटेड रहना, मतलब उसमें पानी की कमी पूरी भरपूर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सर हाइड्रेशन पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा सर व्यायाम, जब हम सर व्यायाम करते हैं कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे हम वॉक करें या फिर हम कोई खेल खेल रहे हैं, तो सर इन सब चीजों से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और सर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण साथ ही साथ पसीना वगैरह भी ज्यादा आता है। तो इससे जो हमारे रोम छिद्र हैं, जो श्वेत ग्रंथियां वाली छिद्र हैं, वो भी ओपन होते हैं। तो इनसे सर नॉर्मल फंक्शनिंग स्किन की बनी रहती है। दूसरा सर जब हम खेलते हैं, बॉडी फेस के अलग अलग पोस्चर बनते हैं, तो सर उनमें भी तनाव हो रहा है, खींच रहा है, फिर उसके बाद वापस नॉर्मल रिलैक्स हो रहा है, तो स्किन की इलास्टिसिटी भी मेंटेन रहती है। तो सर व्यायाम, प्रॉपर न्यूट्रिशन में सर क्या है, आजकल हम सर हमारे सर दांत कमजोर होने लगे क्योंकि हम हार्ड चीजें कम खा रहे हैं। पहले लोग गन्ना खाते थे, अब गन्ना खाना बंद कर दिए, चना खाते थे सर, मतलब भुना हुआ चना खाते थे, मटर खा रहे हैं। तो सर ये सब हमारे जो लाइफस्टाइल है सर, लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सर फाइबर रिच डाइट भी कम हो गई है लोगों की, जैसे कि ज्यादा ऐसी चीजें हम खा रहे हैं, मैदे से बनी हुई ज्यादा चीजें खा रहे हैं, या फिर हम ज्यादा ऑयली फूड्स खा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं हमारे खान पान का असर भी है, और साथ ही साथ हमारी लाइफ सेडेंटरी हो गई, हम एक जगह बैठे हुए हैं। अगर हम अलग से चलने की या व्यायाम करने की कोशिश ना करें तो हो सकता है हमारा पूरा 24 घंटा बैठे बैठे या सोए में निकल जाए। तो सर ये सब कंडीशन सर सबसे ज्यादा, तो युवाओं के लिए सर दो चीज है कि पानी अच्छे से पीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, दूसरा फाइबर रिच डाइट खाइए, मतलब कुछ ना कुछ सलाद खाइए, कुछ ना कुछ फ्रूट्स आप डेली खाइए। सर आपने हमारी छोड़ दी प्रौढ़ावस्था में क्या? नहीं सर, मैं आगे आ रहा था। तो सर सोच ही रहे थे, इसीलिए उन्होंने अल्प विराम दिया था कि आप बोलो। जी 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 नरेंद्र। सर इसमें ना सर कुछ योग आसन का भी सर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सर जो कुछ प्राणायाम होते हैं, जैसे सर अनुलोम विलोम हो गया या भ्रष्टिका प्राणायाम हो गया, तो इससे सर कुछ फेशियल मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि सर इलास्टिसिटी मेंटेन हो जाती है। और बाकी सर फल खाना बहुत जरूरी है। कुछ कहते हैं सर, मैंने किया तो नहीं कभी, कई लोग कहते हैं कि सर मयूर आसन वगैरह करने से भी फेस पे सर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सर कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी विधाएं हैं सर, अगर हम उनको भी मिला के चलें तो हमें सर फायदा ही रहेगा। और ये सब जो हमारी पुरानी विधाएं हैं सर, आयुर्वेद में बहुत सारी प्रिवेंटिव चीजें हैं, मतलब वो डिजीज के होने से पहले की चीज है कि हो ही ना। तो अगर हम उन योग आसन को फॉलो करें, कुछ डाइट प्लान फॉलो करें, और तो सर उससे बहुत ही अंतर पड़ता है। और सर स्ट्रेस, सर आजकल स्ट्रेस सर सबसे ज्यादा है। सर छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है सर, उसकी कब होमवर्क कंप्लीट करेगा। सर उनका ही बचपन छिन गया, इतना ये होमवर्क कर लो, वो होमवर्क कर लो। तो सर स्ट्रेस ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और स्क्रीन टाइम सर, कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा मोबाइल और ये आने के बाद सर हम बहुत ही ज्यादा स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहे हैं। तो सर वो तो हमें कम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम मोबाइल या फिर लैपटॉप का प्रयोग कम करें, कम से कम ग्रीनरी बाहर जाके देखें भी कि हाँ ग्रीनरी भी है। दो प्रमुख बातें बता दी डॉक्टर साहब कि कमरे से बाहर निकल करके प्रकृति की ओर जाना होगा, ग्रीनरी को देखना होगा। दूसरा, आप जो करते हैं, जो बताते हैं, योग और प्राणायाम को रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। तो लंबे समय तक आप अपनी युवावस्था को बरकरार रख सकते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। और इसी बात से जो डॉक्टर साहब ने कही कि प्रकृति के साथ चलना होगा, हरियाली को देखना होगा, मैं याद दिला दूं, कल हम बात कर रहे हैं इसी प्रकृति के ऊपर में कि हमने प्रकृति को कितना फैलाया, कितना नुकसान पहुंचाया है और प्रकृति हमको क्या दे रही है। तो कल इसी मंच पे हम बैठेंगे और बात करेंगे प्रकृति के ऊपर में, और जरूर इस विषय पे चर्चा करेंगे। किसी और के प्रश्न है क्या? कल शाम को 7 बजे हमारे साथ में फिर जुड़िएगा और हम प्रकृति के ऊपर में विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो हेडिंग रखी है, हेडिंग है तुझसे नाराज नहीं मैं हैरान हूँ। प्रकृति इंसान से बोल रही है कि तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं हैरान हूँ। किसी का कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं? यस सर, मेरा था सर। हाँ जी, बोले राजन सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो। हाँ, आवाज सुन रहे हैं आप, प्रश्न रखिए, डॉक्टर साहब जवाब देंगे, बोलिए। हाँ सर, सर डे टू डे में अक्सर देखने को मिलता है कि फंगल इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा आता है, लेकिन पेशेंट हमारे पास
रिसेंटली नहीं आता है, वो बाहर से दवाई खा के महीना दिन 15 दिन ऐसा करके आता है। जैसे मेडिकल से प्रोकोनाजोल खा लिया, टर्बिनाफोन खा लिया, खा लिया, एट्रिकनोजोल खा लिया, क्रीम वगैरह भी लगा के आते हैं। तो अपन कंफ्यूज रहते हैं इस स्थिति में कौन सा ट्रीटमेंट करें। और रही बात कुछ रहता है तो यूट्यूब का जमाना है सर, यूट्यूब में भी सर्च करके आ जाते हैं। तो अपन कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि सब दवाइयों का 15 दिन खा लेता है, कभी 10 दिन खा लेता है, उसके बाद आता है। तो सर मैं इसमें चाहूंगा ट्रीटमेंट हम कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, ट्रीटमेंट तो हमें वही देना है, चाहे पेशेंट 10 दिन बाद आए या 15 दिन बाद आए। हमें ये नहीं देखना कि पेशेंट ने पहले क्या खाया है, बस ये ध्यान देना है कि कॉम्बिनेशन क्रीम हमें नहीं देनी है पेशेंट को। जी जी, थैंक यू। जी, हम और किसी के प्रश्न लेना चाहेंगे? वैसे किसी के प्रश्न है, वरना अब तो समय भी हमारा भी इजाजत मांगने की तैयारी कर रहा है। सर जी मेरा हाँ तुपेश जी। सर शरीर में ठंड लगने के बाद सर एक 2 घंटे के लिए नाक बहने लगता है, फिर कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। सर ऐसे में वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल अच्छा, इसका सर वैक्सीन लगाने से कोई रिलेशन नहीं है। आप एक बार अगर आपको ऐसा लगता है कि बुखार है या कोई तकलीफ है तो एक बार आप टेस्ट करा सकते हैं कोरोना का, नहीं तो इसका डायरेक्ट वैक्सीन लगाने से कोई वो नहीं है। और आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि आप वैक्सीन और लोग भी लगाएं। नहीं सर, मैं पिछले मंथ कोरोना वैक्सीन का टेस्ट करवाया था तो नेगेटिव आया था। इसके बाद फिर जो सिरप दिए थे हॉस्पिटल से, जो सिरप दिए थे उसको यूज किया तो फिर नाक फिर बंद हो गया। फिर इसके बाद शरीर में जैसे ही ठंड लगता है, कुछ लोगों को ठंड में थोड़ी सी नाक बहने की सेंसिटिव रहते हैं, तो जो हम राइनाइटिस कहते हैं, कुछ लोगों को रहता है छींक आना, थोड़ी भी ठंड लगी छींक आना जल्दी शुरू हो जाती है, नाक बहता है। उसके लिए अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप नाक गला के डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। बाकी उसका वैक्सीन लगाने या नहीं लगाने से कोई संबंध नहीं है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। नहीं सर, बाकी कोई ऐसा मेरा सर बाकी कोई परेशानी नहीं, सिर्फ नाक ही बहता है। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, विशेषज्ञ हमारे कोरोना काल में। जी नरेंद्र जी। हाँ जावेद जी बोले आप भी। हाँ, एक ही जैसे ना इसकी चोट लगी थी मायरा की, तो यहाँ का ना स्पॉट अभी ना पूरी तरह गया नहीं है, मतलब लगभग मैं उस प्रश्न को ले ही रहा था। हमारे डॉक्टर DK साहू ने भी यह प्रश्न किया हुआ है। थोड़ा सा मैं तुपेश जी, बिल्कुल मैं तुपेश जी के प्रश्न का उत्तर दिलवा दूं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी से, फिर मैं इस प्रश्न की ओर आता हूँ। ये प्रश्न 2 जगह और आ चुका है मेरे पास। बताइए।